हाँ जी बेटा, this is the last chapter of your syllabus. After this, our syllabus will be all finished. So this is the body fluids and its circulation. Body fluids and its circulation. Body fluids, already we have studied in the animal tissues chapter. What are the various types of the fluidy tissues that we have studied? They are the blood tissue, fluid tissue दो तरह के, blood tissue and the lymph tissue, है ना. तो यहाँ पे भी हमारे पास ब्लड रिलेटेड और उसकी सर्कुलेशन, यानी कि उसका सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा का पूरा, ठीक है. तो इन दो चीजों के रिलेटेड हमारा ये पूरा चैप्टर है, जिसमें हमने क्या पढ़ना है अबाउट द ब्लड. फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्लड, इट्स कॉम्पोजिशंस के साथ साथ उसकी वेरियस रोल्स, जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं उनके सारे के वेरियस रोल्स. तो ये सारी पहले इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी ब्लड की. इवन द ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, ब्लड ग्रुप्स के साथ RH फैक्टर, वो सारे कंपोनेंट्स हम लोगों ने हर चीज कंपोनेंट वाइज फ्रॉम द ब्लड पढ़नी है. आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट ऑफ अवर चैप्टर, दैट इज द सेकेंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर, that continues with the circulatory system. That is the form, the method which is involved for circulation of this body fluid, along with it the requirements which are carried in our body. Okay, so that is involving the structure of the heart, then the working of the heart, involving the cardiac cycle and all. ठीक है, उसमें cardiac output, cardiac cycle, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, प्लस एट द लास्ट ECG. ठीक है, तो मैंने ये सारा आपको समअप क्यों बताया है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारा चैप्टर, more than half of this chapter you people have already studied in your lower classes, like in 10th. ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, वो सारा बेस आप लोग ने ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं इस चैप्टर का. अभी आपको जो नए दो टॉपिक्स होंगे, ठीक है, दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, एक डिजीज, एक प्रॉब्लम की बात है RH के रिलेटेड, और दूसरा है हमारे पास ECG. ठीक है, ये दो चीजें सिर्फ नई है, बाकी सब कुछ आपने इस चैप्टर का ऑलमोस्ट बेस में, मतलब आप लोगों ने बेसिक्स में फ्रॉम 10th क्लास आप लोग इसमें पढ़ चुके हो. ठीक है, सो I don't think that is going to be a very difficult and a tough chapter for you, but still we have to go through the whole, and you please keep on reading your NCERT. ठीक है, NCERT में अब इस चैप्टर में NCERT में छोटी छोटी डिटेल्स इतनी ज्यादा दी हुई हैं कि आप लोगों ने जब पढ़नी है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें से. ठीक है, so you please go through this particular chapter very minutely from your NCERT book, right? Okay, so सबसे पहले we start with the body fluid part, then coming to the circulation. So body fluid में the fluid which we have to study is about the blood. Blood is the fluidy tissue within our body. This carries all the information, all the requirements from our body into our body. पूरी की पूरी बॉडी में ये क्या है, सारी की सारी जितनी भी रिक्वायर्ड मटेरियल्स होते हैं उनको ये कैरी करते हैं. ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन है, फूड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सारी चीजों को ये कैरी करेगा, एंड दैट इज द फ्लूइडी टिश्यू. इट इज ऑल्सो वी कैन से इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, इट्स अ फ्लूइड टिश्यू, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ connective tissue. Why are we calling it as a connective tissue? Because this is a kind of the connective tissue only. We have studied it under the connective tissues of the animal tissue category, है ना. So this blood is basically a connective tissue which connects ultimately the whole or the organs within our body. Also they carry the various requirements from one organ system to the another also, है ना. एक organ से दूसरे तो लेके जाता है, एक ऑर्गन सिस्टम की चीजें दूसरे ऑर्गन सिस्टम को सप्लाई करता है. फॉर एग्जांपल हमारी ऑक्सीजन, है ना, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन से जो है वो पूरे सेल्स में, पूरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म्स के लिए जाती है. फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं सेम वे में दैट इज फॉर द एनर्जी रिलीज के लिए जाता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू. दिस इज व्हाई वी कॉल इट एज अ कनेक्टिव टिश्यू. दिस इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू एंड अ फ्लूइड टिश्यू. नाउ व्हाट इज द मेन कॉम्पोजिशन ऑफ इट? It is majorly composed of two things. In major, it is composed of the two things. What is it? That is number one, the fluidy part of it, which is the plasma. इसका जो fluidy content है, मतलब जिस fluid जो हम कह रहे हैं ना कि it is fluid. Fluid का मतलब क्या होता है? Which can flow. ठीक है, तो it can flow just because of this component of it that is called as the plasma. Second, it also consists of the formed elements. Formed elements क्या है? The various components that which are immersed within the plasma. वो सारे components जो प्लाज्मा के अंदर immersed होंगे, जैसे कि cells हो गए, RBC हो गया, WBC हो गया, platelets हो गए. ठीक है, along with it प्लाज्मा की अपनी composition में भी बहुत सारा कुछ आएगा. तो ये formed elements क्या हैं? These are the
RBCs, WBCs, 3 तरह के फ्लो इसमें, RBCs, WBCs and platelets. ठीक है, together they are called as the formed elements. Clear? Right? Now in details we have to study all about these. First is the plasma. Plasma is the fluidy content of the blood, nearly more than half. This is the plasma that is basically, it composes the blood is composed of more than half, you can say, ratio from the plasma than as compared to the formed elements. So this makes nearly 55% of the blood. Plasma is nearly 55% of the blood. And in the plasma, there is nearly 90 to 92% of the water also. ये समझे दोनों चीजें, मतलब क्या है कि जो प्लाज्मा है, आपने क्या किया, ब्लड पढ़ा, ब्लड जो है वो दो चीजों का बना है, एक तो है प्लाज्मा, दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ठीक है, अब इसमें टोटल कॉम्पोजिशन प्लाज्मा की हुई 55% ब्लड में. ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हुए 45% ऑब्वियसली. ठीक है, so this is 55% of the blood is plasma and 90% of the plasma is water. ठीक है, 90 to 92% of the plasma is water. Nearly 6 to 8% of the plasma, 6 to 8% of the plasma, it carries the 6 to 8% of plasma, पूरा लिख दो, 6 to 8% of plasma carries the proteins. या सिंपल लिखो 6 to 8% of the proteins are there. ठीक है, जो बाकी रह गया, this is the 6 to 8% of proteins, right? Proteins भी यहाँ पे 3 major categories में है. 6 to 8% of the proteins are available. 90 to 92% of the water is available. ठीक है, so the 3 categories of the proteins which are available, there are 3 major categories of proteins. The 3 major categories of the proteins that are, first are the fibrinogens. Fibrinogen का रोल कहाँ होता है, बताएगा कोई? हाँ जी, raise your hand. What is the role of fibrinogens? हाँ जी सर, हाँ जी बोलो. मैम ब्लड क्लॉटिंग में जो फाइबर्स ब्लड क्लॉटिंग में, हाँ ब्लड क्लॉटिंग में, वेरी राइट. अच्छा दिवनूर, आप भी हैंड रेज रखो. नेक्स्ट वाला है ग्लोबुलिन्स. ग्लोबुलिन्स आर अनदर प्रोटीन्स. कोई बताएगा इसका रोल क्या हो सकता है? ग्लोबुलिन्स, दिवनूर, you were also raising your hand. There is Divnoor. Divnoor, you know it? What is the role of globulins? This is basically, जैसे इसमें हमने बोला ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग का काम किसका आता है? प्लेटलेट्स का, है ना. तो ग्लोबुलिन्स जो हैं, दे आर बेसिकली टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी. ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशंस विद द WBC. तो इसका रोल भी लिख लो साथ साथ में. दिस हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. Okay, fibrinogen helps in blood clotting. Globulins helps to provide the immunity, or we can simply say to fight against the various of the pathogens. So this is globulins, and the third are the albumins. Albumins, they are present to make the water balance, to basically maintain the water balance within our body. So these are to maintain water balance, to maintain water balance. Okay, so these are the components, that is the major components that of the proteins within the plasma. The major is the water, second to the major is the proteins. Next are the certain mineral ions. Ions like that of, हम लोगों ने मस्कुलर कंट्रैक्शन में भी पढ़ा, कैल्शियम आयंस है ना, डाइकेटाइनिक आयंस, ऐसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे सोडियम क्लोराइड, है ना. तो ये सारे आयंस भी इस प्लाज्मा का कंपोनेंट है. सो वी कैन राइट लाइक मिनरल आयंस लाइक सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, देन देयर आर पोटेशियम आयंस, मिनरल आयंस, मैग्नीशियम आयंस हो गए, कैल्शियम आयंस हो गए, Mg2+, है ना. कैल्शियम इज ऑल्सो Ca2+, कैल्शियम आयंस हो गया.
ठीक है. So this is what, these are the another components of the plasma. And you getting? Even the phosphate ions हैं, bicarbonate ions हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें, राइट. अभी सहज ने यहाँ पे एक चीज बोली कि जो फिब्रिनोजेंस हैं, दे आर द मेजर प्रोटीन्स दैट विच आर इन्वॉल्वड इन द ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसीजर में ये इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है. लेकिन सिर्फ यही नहीं होती, सिर्फ यही नहीं है, ये तो लास्ट एंड प्रोडक्ट है ना. फिब्रिनोजेन जो है वो फिब्रिन्स बना देंगी जो कि इनसॉल्युबल होती हैं, और फिर उससे मैश बन जाता है, क्लॉट बन जाता है. ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा. लेकिन अब फिब्रिनोजेन तो ठीक है, इसके अंदर एक सॉल्वलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोटीन ऑलरेडी पड़ा है, हमने पढ़ा हुआ पहले, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि क्लॉटिंग में या कोएगुलेशंस में हेल्प करते हैं. कोएगुलेशन मतलब वही जैसे गांठ लग जाना, ठीक है. अगर आप लोगों ने कभी लेबोरेटरीज में ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग पुराने तरीकों से अगर करते हुए कभी देखा है, मैनुअली जब भी वो करते थे, तो व्हाट दे डू इज विद द हेल्प ऑफ द सर्टेन एंटीजेंस, एंटीबॉडीज की ट्रीटमेंट, मतलब आपके ब्लड ले लेने उन्होंने, अलग अलग ड्रॉप्स ले लेने into the slide and adding to it the different chemicals that is carrying the different of the antigens, ठीक है. वो ब्लड में आपको करवाती हूँ मैं, ब्लड ग्रुप्स में. तो वहां पे क्या है, उसको कवर स्लिप से ऐसे ऐसे ना मिक्स कर देते थे, और फिर उसमें क्या होता है कि वो कोएगुलेशन देने लग जाता है. अगर तो वो कोएगुलेशन दे रहा है तो मतलब वो क्लॉट करने लग गया है. अगर वो ब्लड क्लॉट कर रहा है या नहीं कर रहा है, व्हाट इज द रिस्पॉन्स एग्जैक्टली, तो उसके हिसाब से आपको ब्लड का जो ग्रुप है वो बताया जाता था. पहले 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 ऐसा होता था. अभी रिसेंट टाइम्स में मे बी द टेक्निक्स हैव बीन एडवांस्ड, इवन आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस. तो आपको जो पुरानी, जो मतलब थोड़े कुछ 10-12 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, तो वहां पे ऐसा होता था. तो कोएगुलेशन बेसिस पे देते थे. कोएगुलेशन मतलब होता है गाढ़ा हो जाना, एक फ्लूइडी मटेरियल, जैसे लम्प्स बन जाना, ठीक है, लम्प्स बन जाना. जैसे कर्डलिंग होती है ना, सिंपल मिल्क कितना फ्लूइडी होता है, पूरा लिक्विड है ना, और लेकिन जब उसके अंदर कोएगुलेशन हो जाती है तो वो कर्डलिंग, गांठें बन जाती है ना, तो कोएगुलेट हो जाता है. तो ऐसी कोएगुलेशंस फैक्टर्स बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, वो भी एक तरह के प्रोटीन्स हैं, ठीक है. तो ये तो सारी चीजें इन्वॉल्व है ही हैं, ब्लड क्लॉटिंग में फिब्रिनोजेन भी हैं. लेकिन इसके साथ आप ये भी ऐड ऑन कर सकते हो समवेयर एज अ डिफरेंट इंफॉर्मेशन दैट अलोंग विद द फिब्रिनोजेंस देयर आर वेरियस ऑफ द coagulation factors also available, ठीक है. So there are various coagulation factors also available within the plasma. अब इसमें भी ब्लड क्लॉटिंग में आप लोगों ने जो जूनियर क्लास में किया, 10th में किया, जो आप लोगों ने यहाँ अभी भी हम करवाएंगे, हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं है, ठीक है. We are simply learning about 2 to 3 of the components and how they are working in the clotting of the blood. पर ये अगर आप अपनी रेफरेंस बुक्स में देखोगे या अगर आप नेट पे चेक करोगे, रेफरेंस बुक्स में भी शायद नहीं होगा इतना ज्यादा, बट अगर आप इंटरनेट पे चेक करोगे ना, तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स. मतलब हर रिएक्शन में लिखेंगे फैक्टर 9 अवेलेबिलिटी या फैक्टर 11 अवेलेबिलिटी, ऐसे रोमन्स में. तो वो फैक्टर्स इतने सारे जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट आर ऑल्सो हेल्पिंग इन द रिएक्शंस टू लीड टू द क्लॉट, ठीक है. सो दिस इज along with the fibrinogens, various of the coagulation factors are also available, but this is again a significant thing. If there is absence of coagulation factors from the plasma, मतलब सिंपल में अगर हम कहें कि हम अगर प्लाज्मा में से coagulation factors को हटा देते हैं, अभी मैंने बोला कि this is also very important thing which is present or a component present in the plasma. अगर हम प्लाज्मा में से coagulation factors को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं प्लाज्मा without the coagulation factors, this creates another fluid, what we call it as serum, ठीक है. तो serum क्या है? That is the plasma without the coagulation factors. समझ आया? Means what? Under the normal conditions, the plasma that has the fibrinogen along with the coagulation factors, but if this is not having the coagulation factors, plasma without coagulation factors, we call it as a serum. अगर हमने ब्लड का सैंपल लिया, ठीक है, हमने सैंपल लिया प्लाज्मा में से, हमने कोएगुलेशन फैक्टर्स को समहाउ अलग कर दिया, या जहाँ पे ब्लीडर्स डिजीज जैसे आती है जिसमें कोएगुलेशन होती नहीं है, जिसमें क्लॉटिंग पॉसिबल होती नहीं है, तो वहां पे they are having the plasma without these coagulation factors, and that is called as a serum. It's another name, fluidy material. प्लाज्मा भी एक फ्लूइड है, ठीक है, पर उसकी सिग्निफिकेंस इन सारी चीजों से है.
अगर इनमें ये कंपोनेंट्स मेजर चीजें हटा दी जाएं तो वो एक खाली एक सीरम के जैसा बन जाएगा, सीरम सिंपल फ्लूइड्स, ठीक है, जिनमें कुछ एक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेजर वंस एब्सेंट भी होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी, ये क्लियर हो गया। सो दिस इज अबाउट द प्लाज्मा, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट component of the blood, that is the plasma. Any doubt to anyone? हाँ जी बेटा, anybody having any question, any doubt? No? So next is about the formed elements. अब ये formed elements क्या हैं? 3 तरह के formed elements present हैं, तीनों हैं हमारे पास, RBCs, WBCs and platelets, है ना? So the first one are the RBCs, that are formed elements. Now heading डाल दो इसमें, another composition is that of the formed elements. Now formed elements, they are basically 3 types. First are the RBCs. तो पहले हमारे पास RBCs हैं. RBCs का another name, anyone? What is another name of the RBCs? Anybody? हाँ जी दिवनूर, हाँ जी बोलो दिवनूर. Ma'am, erythrocytes. Erythrocytes, very nice. Erythro term that always signifies, eryth जहां पे आ गया ना, that always signifies red color, eryth, ठीक है. So RBCs are also called as a erythrocytes. Sites क्या हैं? Cells, ठीक है. What is another name of these WBCs? Anyone? पुराना ही है सारा कुछ, आप लोगों ने ना ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको बड़ा कंफर्टेबल लगेगा ये चैप्टर. हाँ जी अदिति. Leukocytes. Leukocytes, very nice. These are called as leukocytes. Then the third are the platelets. Platelets, another name? Anjali. Anji, Anjali. Ma'am, thrombocytes. Very good. Thrombocytes, very nice. So these are the thrombocytes. यहीं से significant first chemical secrete होता है, that is the thrombin, for the role of the platelets in the blood clotting. ठीक है. So these are the different of the components that which are present as the formed elements within the plasma. Immersed within the plasma, these are the formed elements. ठीक है. RBCs, as the name says, red blood cells. Red blood cells जो हैं, they are having this red coloration. पहला significant feature क्या लिखोगे? Red coloration है. क्यों है? Because of the presence of a special protein which is called as hemoglobin protein, है ना? Also, along with this, there is a major thing which is associated. अच्छा, shape क्या होता है इसका? RBCs का shape क्या है? What is the shape of the RBCs? बहुत बारी पढ़ा है आप लोगों ने. ये फीचर्स लिख लो, इनके फीचर्स आपने लिस्ट करने हैं. हाँ जी सहज. What is the shape of RBCs? Disc shaped with hemoglobin upon it. With the hemoglobin molecule. Very right, very nice. So these are red in color. First feature, having the hemoglobin protein association directly with the RBCs. These are the disc shaped structures. ठीक है. Also these do not have the nucleus. ठीक है. इनका nucleus, mitochondria, ER, ऐसी चीजें इनके अंदर absent हैं. ठीक है. तो ये क्या है? These are the cells, and also because of this only they are the structures which are produced and they will be also been finished. मतलब after a particular time period, that is a life cycle of nearly 120 days, they will be finished, means they will be killed, we call it as. ठीक है. तो इनका लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है 120 दिन के बाद. ठीक है. अब ये किल होने के बाद किस ऑर्गन में जाते हैं? व्हाट इज द ऑर्गन? किल होने के बाद नहीं, मतलब किल कहाँ होते हैं जाके, मतलब कहाँ पे डैमेज हो जाते हैं या कहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? विच इज द ऑर्गन विच एक्चुअली हेल्प्स इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज RBCs? Yes, Raman ji. Spleen. Spleen, very right. Spleen होता कहाँ पे? Where is the spleen present? Have you seen this? Where is the spleen present? हाँ जी रमन जी. एब्डोमेन से ऊपर ही होता है. Abdomen से ऊपर होता है. This is basically towards the curve of the stomach.
ठीक है, जो स्टर्म का एक रेज्ड पोर्शन होता है ना, वहां पे होता है ये स्प्लीन, ठीक है, सो दैट इज द स्प्लीन। ओके, सो 120 डेज के बाद इसका लाइफ स्पैन जो है दैट इज ऑफ द 120 डेज एंड देन इट इज गेटिंग किल्ड, ठीक है। अलग फीचर इसमें वो लिख लिया आपने, न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ईआर नहीं है, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस इज द आयरन, जो इसका मेजर कंपोनेंट है दैट इज द आयरन, आयरन इज द मेजर कंपोनेंट, सो एसोसिएशन of hemoglobin is made with the iron rich components, they are also associated। एक नॉर्मल बंदे के अंदर कितना HB होना चाहिए, एक नॉर्मल बंदे के अंदर कितना कंटेंट होना चाहिए इसके RBCs का या HB का, दोनों बात तो एक ही है, कितना होना चाहिए, व्हाट इज अ नॉर्मल कंटेंट इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? हाँ जी अदिति। 500 million per cubic mm। क्या क्या दोबारा बोलो। 500 million per cubic mm। पर क्यूबिक, वो तो हमारे को जब भी वो टेस्ट करवाते हैं हम लोग तो वो काउंट ऑफ एरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट बताते हैं ना, TLC LLC पता नहीं क्या क्या बताते हैं, तो वो सारी चीजें तो तब की हैं, लेकिन एक जनरल नॉर्मल एक HB अमाउंट, HB पर क्यूबिक मीटर्स में नहीं बताते, HB अमाउंट कितना होना चाहिए एक नॉर्मल? हाँ जी रमनजीत। 15 से 16 ग्राम। हाँ इट इज 16 तो बहुत ज्यादा बोल दिया आपने, एवरेज इज लाइक 12 to 14, ठीक है, एवरेज जो है वो 12 से 14 तक होता है, 16 तो बहुत ज्यादा है, बट मतलब आजकल के टाइम में इतना मिलना भी बहुत मुश्किल है, बट ये 16 ग्राम्स इज अवेलेबल, सॉरी रिक्वायर्ड फॉर द पर्सन लाइक एन एडल्ट पर्सन, ठीक है। सो फॉर एन एडल्ट हेल्दी पर्सन इफ यू आर, तो 12 प्लस हम सिंपल लिख सकते हैं 12 प्लस ग्राम्स, या दिस इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे कम है तो बंदा क्या है वो यूजुअली फेड मतलब उसका क्या है वो ऐसे ही फेड हो जाएगा, कहीं पे भी चक्कर आ जाते हैं, है ना, वीकनेस रहता है मेनली बॉडी के अंदर, वीकनेस रहता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास रिक्वायर्ड चीजें जो है वो भी अवेलेबल कम होंगी। सो इट इज 12 प्लस, और ऑन एन एवरेज वी कैन सिंपली राइट it is 12 to 16 grams of the hemoglobin which is required by the adult person। Okay, so have you written these features of the erythrocytes or the RBCs? Red in color, having hemoglobin, rich with the iron containing components, disc shaped, having 120 days of the life cycle and lifespan that is of the 120 days, and they are destroyed within the spleen as an organ, and a normal amount of 12 to 16 grams. Also they do not have the nucleus, mitochondria and ER are absent, ठीक है, ये भी लिख दो, nucleus, mitochondria and ER are absent in these members। Okay, done। Now these were not having the nucleus, but the nucleus containing structures are the nucleus present in the leukocytes, ठीक है। So leukocytes जो हैं उनके अंदर न्यूक्लियस अवेलेबल होता है, यानी WBCs के अंदर न्यूक्लियस अवेलेबल होता है। So these WBCs they are also further categorized into the two of the categories। What are the two major categories? Anybody who knows what are the two major categories of the WBCs? No idea. Granulocytes and agranulocytes। So granulocytes, as the name says, these show the rough structure, granular structure, and another are the agranulocytes। Bio में A जहाँ पे भी आ गया means without। So agranulo means this is not having the granules, granular structure नहीं है इसके अंदर granulated structure मतलब rough textured जो structure है वो present है granulocytes में, ठीक है। Further they are of 3 types, all those which are suffixed with the phils, ठीक है, जो फिल्स के साथ एंड होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इसोनोफिल, वो सारे ग्रानुलोसाइट हैं, और जो साइट से एंड होते हैं मोनोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स सॉरी मोनोसाइट्स हैं, और another one are the lymphocytes। हाँ, so they are the agranulocytes, ठीक है। So granulocytes की टाइप्स क्या हैं? They are basophils, neutrophils and eosinophils। They are the 3 types of the basophils, neutrophils and eosinophils। These are the, one second, camera is not fixing, Hanji। So these are the 3 types of the granulocytes, neutrophils, eosinophils, basophils, ठीक है। For
A granulocytes, there are two, that are monocytes and lymphocytes. Monocytes and lymphocytes. Now in your NCERT book, there is a whole set of diagrams which is given, not the diagrams, you can say the structure which is available for these different types of the WBCs, structure of RBC and the structure of the platelets. ठीक है, एक पूरा एक ऐसा लाइन में ऐसे आपकी NCERT में सारे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं just for the identification sake, right? You can be getting like just the one or the two or the more structures, and then you will be identifying it as what type of the blood component it is. ठीक है, type of blood component आपने बताना है, whether it is a leukocyte from the formed elements, it's a thrombocyte from the formed elements, ऐसा. ठीक है, तो वो आपने जरूर देख लेना है उस डायग्राम को, उस पिक्चर को. There is at the base nearly, I guess, there is a whole set of whole line of these different cells with the different shapes. ठीक है, those we are not going to draw, but you will be simply having a look onto these particular components. ठीक है, then coming to the last are the thrombocytes. अब thrombocytes क्या है? Platelets है. Platelets irregular in shape होते हैं, इसके features लिखो. These are irregular in the shape, right? Platelets are basically involved for what? That is for the for this blood clotting. ठीक है, so platelets किसके लिए involve होते हैं? Blood clotting के लिए involve होते हैं. अब जो platelets हैं, क्योंकि clotting of blood के लिए involve हो रहे हैं, obviously they will be associated with some of the structures like the proteins, the proteinaceous structures which are like thrombin, है ना, या fibrinogen जो पहले हमने बात की थी. ठीक है, तो ये भी associations कहीं ना कहीं इनके साथ हैं, platelets के साथ है, because these are all involved together in a form of a group to function for the for this clotting of the blood. ठीक है, so these are the associations of the various components having the irregular shape, having the you can say irregular shape, that is of the platelets, and so these are the formed elements. Next we will be continuing with the blood group and RH factors that which are involved in it. ठीक है, so any doubt to anyone? हाँ जी, वो डायग्राम जरूर देख